हाँ, और क्या, लड़की तो तुम्हारी ही है ना, मेरी तो कोई होती ही नहीं। देवकी ने कहा, आपकी कोई होती तो उसे कुएं से ढकेलने को यूं ना तैयार हो जाते। यहाँ दूसरा कौन लड़का है प्रेमा की योग, जरा सुनो। बद्री प्रसाद ने कहा, दुनिया योग गवरों से खाली नहीं है, एक से एक पड़े हुए हैं। देवकी ने कहा, पास के 2-3 शहरों में तो कोई दिखता नहीं। हाँ, बाहर की मैं नहीं कहती। सत्तू बांध कर खोजने निकलोगे तो मालूम होगा। बरसों दौड़ते गुजर जाएंगे, फिर वे जाने पहचाने घर लड़की कौन बिहाएगा। और प्रेमा क्यों मानने लगी? बद्री प्रसाद ने कहा, उसने अपने हाथ से क्यों खत नहीं लिखा? मेरा तो यही कहना है, क्या उसे इतना भी मालूम नहीं कि इसमें मेरा कितना अनादर हुआ? सारी परीक्षाएं तो पास किए बैठा है, डॉक्टर भी होने जा रहा है, क्या उसको इतना भी नहीं मालूम? स्पष्ट बात है, दोनों मिलकर मेरा अपमान करना चाहते हैं। देवकी ने कहा, हाँ, सौदे तो हैं ही, तुम्हारा अपमान करने के सिवा उनका और उद्यम ही क्या है? साफ तो बात है, और तुम्हारी समझ में नहीं आती। ना जाने बुद्धि का हिस्सा लगते वक्त तुम कहाँ चले गए थे? 50 वर्ष के हुए हो और इतनी मोटी सी बात नहीं समझ सकते। बद्री प्रसाद ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें तलाश करने गया था। देवकी अधेड़ होने पर भी विनोदशील थी, बोली, वाह, मैं पहले ही पहुंचकर कई हिस्से उड़ा ले गई थी। दोनों में कितनी मैत्री है, यह तो जानते ही हो। दाननाथ तुम्हारे संकोच के खुद ना लिख सका होगा। अमृत बाबू ने सोचा होगा कि लाला जी कोई और वर ना ठीक करने लगे, इसलिए यह खत लिख कर दानू से जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिया होगा। बद्री प्रसाद ने झेपते हुए धीरे से कहा, इतना तो मैं भी समझता हूँ, क्या ऐसा गवार हूँ? देवकी ने कहा, तब किसलिए इतना जामे से बाहर हो रहे थे? बुलाकर कह दो मंजूर है, बेचारी बूढ़ी माँ के बाल खुल जाएंगे। मुझे तो उस पर दया आती है। बद्री प्रसाद ने कहा, मुझे अब यह अफसोस हो रहा है कि पहले दानू से क्यों ना विवाह कर दिया। इतने दिनों तक व्यर्थ में अमृत राय का मुंह क्यों ताकता रहा, आखिर वही करना पड़ा। देवकी भाभी कौन जानता था। सच तो यह है कि दानू ने प्रेमा के लिए तपस्या भी बहुत की। चाहता तो अब तक कभी का उसका विवाह हो गया होता। कहाँ कहाँ संदेश नहीं दिए, माँ कितना रोई, संबंधियों ने कितना समझाया, लेकिन उसने कभी हामी ना भरी। प्रेमा उसके मन में बसी हुई है। बद्री प्रसाद ने कहा, लेकिन प्रेमा उसे स्वीकार करेगी? पहले यह तो निश्चित कर लो। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ हामी भर लूँ और प्रेमा इनकार कर दे। इस बारे में उसकी अनुमति ले लेनी चाहिए। देवकी ने कहा, फिर तुम मुझे चिढ़ाने लगे। दानू में ऐसी कौन सी बुराई है जो वह इनकार करेगी? लाख लड़कों में एक लड़का है। हाँ, यह जिद हो कि करूँगी तो अमृत राय से करूँगी, नहीं तो कुंवारी रहूँगी, तो जन्म भर उनके नाम पर बैठी रहे। अमृत राय तो अब किसी विधवा से ही विवाह करेंगी। यह संभव है, करें ही ना, उनका वेद ही दूसरा है। मेरी बात मानो, दानू को खत लिख दो। प्रेमा से पूछने वाचने का काम नहीं। मन ऐसी वस्तु नहीं है जो काबू में ना आए। मेरा मन तो अपने पड़ोस के वकील साहब से विवाह करने का था। उन्हें कोट पतलून पहने बग्घी पर कचहरी जाते देखकर निहाल हो जाती थी, लेकिन तुम्हारे भाग जागे। माता पिता से ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया, तो मैंने क्या किया? 2-1 दिन तो अवश्य दुख हुआ, मगर फिर उनकी तरफ ध्यान भी ना गया। तुम शक्ल सूरत, विद्या, बुद्धि, धन दौलत किसी भी बात में उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कसम ले लो, जो मैंने विवाह के बाद कभी भूलकर एक बार भी उनकी याद की हो। बद्री प्रसाद ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तभी तुम बार बार मैके जाया करती थी, अब समझा। देवकी ने कहा, मुझे छेड़ोगे तो कह कह कर बैठूंगी। बद्री प्रसाद ने कहा, तुमने अपनी बात कह डाली तो मैं भी कह ही डालता हूँ। मेरी भी एक उस्मान लड़की से प्रेम हो गया था। मुसलमान होने को तैयार था, रंग रूप में एक अप्सरा थी। तुम उसके पैरों की धूल को भी नहीं पहुंच सकती। मुझे अब तक उसकी याद सताया करती है। देवकी ने कहा, झूठे कहीं के, जब मैं आई तो महीने भर तक तो तुम मुझसे बोलते हुए ल जाते थे। तुम और भला मुसलमान और उससे प्रेम करते थे। वह तो तुम्हें बाजार में बेच आती, और फिर लोगों की बात मैं नहीं चलाती। तुम्हारी बात सच भी हो सकती है। बद्री प्रसाद ने कहा, जरा प्रेमा को बुला लो, पूछ लेना ही अच्छा है। देवकी ने झुंझला कर कहा, उससे क्या पूछोगे, और वह क्या कहेगी, यही मेरी समझ में नहीं आता।
मुझसे जब इस विषय में बातें हुई हैं, वह यही कहती रहेगी कि मैं कुँवारी रहूँगी। वहीं फिर कहेगी, मगर इतना मैं जानती हूँ कि जिसके साथ तुम बात पक्की कर दोगे, उसे करने में उसे कोई आपत्ति ना होगी। इतना वह जानती है कि गृहस्थ की कन्या कुँवारी नहीं रह सकती।